एक गांव में विमला नाम की एक विधवा बूढ़ी औरत अपने 2 बेटों बबलू और गुड्डू के साथ रहती थी। एक दिन विमला अपने बड़े बेटे बबलू से बोली, बबलू बेटा, कितने दिन से कह रही हूँ मेरा चश्मा टूट गया है। अरे आप तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं दिन भर फालतू बैठा रहता हूँ, हैं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा बेटा, तुम तो जानते हो कि बगैर चश्मे के मुझे बहुत कम दिखता है। हाँ, मुझे पता है। घर में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, आपका छोटा बेटा गुड्डू भी है। आप उससे क्यों नहीं कहती हो? गुड्डू के पास पैसे नहीं रहते बेटा। तो फिर आप उससे कोई काम धंधा करने को क्यों नहीं कहती हो, हैं? मैं तो उससे कहकर थक चुका हूँ। गुड्डू तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोई काम धंधा कर सके। मत भूलो, तुम्हारे स्वर्गवासी पिता ने अपना सारा कारोबार तुम्हें ही सौंपा था। विमला की बात सुनकर बबलू क्रोधित होते हुए बोला, वो इसलिए कि मैं उनका कारोबार संभाल सकता था और उन्होंने मुझे कारोबार सौंपकर कोई एहसान नहीं किया। हाँ, कारोबार चलाने में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, आपको कुछ पता भी है माँ? इतना बोलकर बबलू वहां से चला गया। और विमला अपने घर के बाहर आंगन में बिछी चारपाई पर बैठकर आंसू बहाने लगी कि तभी बबलू की पत्नी अर्चना वहां आकर बोली, माँ जी, आपकी आंखों से जरा सी बात पर गंगा जमुना बहने लगते हैं। बहू, तुम तो जानती हो मुझे बगैर चश्मे के बहुत कम दिखता है। मैं काफी दिनों से बबलू से चश्मा लाने की बात बोल रही हूँ। चश्मा मुफ्त का तो नहीं आता माँ जी, पैसों का आता है। आपका छोटा बेटा भी तो है, आप उससे अपनी जरूरत का सामान क्यों नहीं मंगाती? विमला ने अर्चना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन विमला की पोती चमकी हाथों में एक चश्मा लाकर अपनी दादी से बोली, लीजिए दादी, आपका चश्मा। ये तो नया चश्मा है। हाँ दादी, ये नया चश्मा है। आप काफी दिनों से पिताजी से चश्मा लाने के लिए बोल रही थी ना? समझ गई बेटी, जरूर रात में बबलू मेरे लिए खरीद कर लाया होगा। विमला ने इतना कहा ही था कि तभी बबलू गुस्से से आग बबूला होता हुआ चमकी से बोला, चमकी, मेरी जेब से पैसे तुमने निकाले हैं? तुम चोरी भी करने लगी? पिताजी, मैंने दादी का चश्मा लाने के लिए कुछ पैसे निकाले थे, मैं आपको बताने ही वाली थी। चमकी ने इतना कहा ही था कि तभी अर्चना ने आकर एक थप्पड़ चमकी के गाल पर मार दिया। उसे चोरी कहते हैं चमकी? बबलू अपनी माँ की ओर देखकर बोला, माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब मैं चश्मा खरीद कर नहीं लाया तो आप अपनी पोती से पैसे चोरी करवाने लगी। बबलू ने इतना कहा ही था कि तभी वहां गुड्डू आ गया और गुस्से से बोला, भैया, आपको माँ से इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं। हाँ हाँ, पता है, सारे हक तो माँ ने तुम्हें ही दे रखे हैं ना। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। ऐसा नहीं है भैया कि मैं कोई काम नहीं करना चाहता। कब से मैं काम करने के लिए आपसे भिखारी की तरह पैसे मांग रहा हूँ और आप हर बार मुझे टाल देते हैं। मुझे तो आपकी नीयत पर शक होने लगा है। पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, अनपढ़ कहीं के। जानता हूँ भैया, पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि आप जिन पैसों पर इतना इतरा रहे हैं वो पैसे मेरे पिताजी की ही मेहनत के कमाए हुए हैं, जिसमें मेरा भी बराबर का हिस्सा है। तभी विमला अपने बेटे गुड्डू से बोली, चुप रहो गुड्डू, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने बड़े भाई से तुम इतनी बदतमीजी से बात करो? नहीं माँ, मैं भैया से कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, बल्कि अपने अधिकारों की बात कर रहा हूँ और मैं हर दिन आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकता। इतना बोलकर गुड्डू क्रोधित होकर बाहर चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पिता को याद करके आंसू बहाने लगा। तभी गांव का मुखिया उसके पास आकर बोला, अब क्या बात है रतन, तुम्हारी आंखों में आंसू? अब मैं आपको क्या बताऊं मुखिया जी, मैं अपने घर पर रोज अपनी माँ का अपमान होते हुए देखता हूँ और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है।
गुड्डू, मेरी आंखों से तुम्हारे घर के हालात छुपे नहीं है बेटा। मैं सब जानता हूं कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, लेकिन दूसरे के घर पर बोलने का आखिर मेरा क्या अधिकार है? आप गांव के मुखिया हैं, आपको मेरे घर का फैसला करना ही होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिताजी ने मरने से पहले सारा कारोबार बड़े भैया को सौंपा था और मैं बड़े भैया से पैसे मांग मांग कर थक चुका हूं। हाँ, जानता हूं गुड्डू, जानता हूं। उसकी एक वजह यह भी थी कि शायद तुम अनपढ़ थे, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज शाम को मैं तुम्हारे घर पर आकर बबलू से इस बारे में जरूर बात करूंगा। उसे बोलूंगा कि वो तुम्हें कारोबार करने के लिए कुछ पैसे दे दे। शाम को मुखिया गुड्डू के घर पहुंच गया। मुखिया को देखकर बबलू चौंकते हुए बोला, आप यहाँ कैसे मुखिया जी? बबलू, तुम्हारी शिकायत मुझसे गुड्डू ने की है। आप कहना क्या चाहते हैं? तभी वहाँ गुड्डू आ गया। यही कि आप मुझे कारोबार करने के लिए पैसे कब देंगे? गुड्डू की बात सुनकर बबलू मुस्कुराता हुआ बोला, कौन से पैसे, कैसे पैसे? बबलू, पिता की संपत्ति में दोनों भाइयों का बराबर से हक होता है। हाँ, मुझे पता है। इतना बोलकर बबलू अलमारी से कुछ कागज निकालकर मुखिया को दिखाते हुए बोला, गुड्डू तो अनपढ़ है मुखिया जी, आप तो पढ़े लिखे हैं। आप देख लीजिए, इस कागज पर गुड्डू के अंगूठा है। इस कागज के अनुसार गुड्डू ने अपने हिस्से की भी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। गुड्डू क्रोधित होता हुआ बोला, तो इसका मतलब यह है कि कुछ दिनों पहले आपने जो एक सादे कागज पर मुझसे जो अंगूठा लगवाया था, वो धोखे की नीयत से लगवाया था भैया। अरे, जिसे तुम धोखा कहते हो रतन, उसे चालाकी ही कहते हैं। मुखिया गुड्डू की ओर देखकर बोला, मैं अब कुछ नहीं कर सकता रतन। तुमने अंगूठा लगाकर अपने हाथ स्वयं काट लिए बेटा। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। तभी विमला रोते हुए बबलू की ओर देखकर बोली, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। तेरे पिता तुझ पर कितना भरोसा करते थे। तेरा धोखा देखकर उनकी आत्मा तड़प उठी होगी। मैं कहना तो नहीं चाहता माँ, लेकिन अब मुझे कहना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी और गुड्डू की शक्ल अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूं, तुम स्वयं गुड्डू के साथ यहाँ से चली जाओ। गुड्डू अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोता हुआ उस घर से बाहर निकल गया और रात के वक्त वो दोनों भटकने लगे कि तभी वहाँ पर मुखिया आकर उन दोनों से बोला, विमला जी, आपके पति के मुझ पर बहुत उपकार हैं। मैं आप दोनों को ऐसे सड़कों पर नहीं भटकने दूंगा। मैं और मेरा बेटा आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते मुखिया जी। लेकिन आप दोनों अकेले कहाँ जाएंगे? जहाँ हमें हमारी किस्मत ले जाएगी, लेकिन हम आपके घर नहीं रह सकते। विमला जी, गांव की सीमा पर एकांत में मेरी एक जमीन पड़ी हुई है, जिसमें एक झोपड़ी बनी हुई है। आप दोनों चाहो तो वहां रह सकते हैं। मुखिया की बात सुनकर विमला चुप हो गई। उस दिन के बाद गुड्डू और विमला मुखिया की जमीन पर बनी हुई झोपड़ी में रहने लगे। विमला गुड्डू से बोली, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें धोखा दे दिया गुड्डू, लेकिन अब तुम्हें कुछ तो करना होगा। चिंता मत करो माँ, मैं अनपढ़ हूँ तो क्या हुआ, मजदूरी तो कर सकता हूँ। मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। इतना बोलकर गुड्डू एक जगह जाकर मजदूरी करने लगा। मगर शाम को अचानक गुड्डू के सर पर चोट लग गई। गुड्डू घायल हो गया। कुछ लोग झोपड़ी में गुड्डू को छोड़ गए। तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई बेटा? बेटा, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने तुमसे कभी मेहनत का काम नहीं करवाया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हें इस हाल में देखना पड़ेगा। रो मत माँ, मैं ठीक हूँ। जरा सी चोट है, सही हो जाएगी। विमला उठकर झाड़ियों के पास चली गई। वहां से कुछ पत्तियां तोड़कर ले आई और उन पत्तियों को पीसकर गुड्डू के जख्मों पर मलने लगी। कुछ देर बाद गुड्डू को काफी आराम महसूस हुआ। आपने क्या पीसकर मेरे जख्मों पर लगाया? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे चोट लगी ही नहीं थी और न ही दर्द था। तभी वहां मुखिया आकर बोला, बेटा गुड्डू, शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया,
कि तुम्हारी माँ को जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है। पहले तुम्हारी माँ जड़ी बूटियों का अचार बनाकर बेचा करती थी। सालों पहले तुम्हारी माँ जड़ी बूटियों का अचार बनाती थी, तब तुम्हारे पिता गांव-गांव जाकर उसे बेचा करते थे। तो फिर माँ ने अचार बनाना क्यों बंद कर दिया? तुम्हारे पिता ने फिर दूसरा व्यापार कर लिया, लेकिन तुम्हारे पिताजी को सफल बनाने में तुम्हारी माँ का बहुत बड़ा योगदान था बेटा। इतना बोलकर मुखिया विमला से बोला, विमला जी, तुम अब भी अचार बनाकर क्यों नहीं बेचती? तुम यहाँ पर अचार बनाओ और गुड्डू गांव-गांव जाकर अचार बेचेगा। विमला को मुखिया का सुझाव पसंद आया। अगले दिन विमला जंगल में जाकर बहुत सारी जड़ी बूटियां तोड़ लाई और उन्हें कड़वे तेल में कुछ मसालों के साथ डालकर अचार तैयार करके गुड्डू से बोली, बेटा गुड्डू, ये कोई मामूली अचार नहीं है, बल्कि जड़ी बूटियों से बना हुआ अचार है जो बड़े से बड़े बीमार को भी सही करने में सक्षम है। तुम जब इसे बेचने जाना तो लोगों को इसके बारे में जरूर बताना। जादुई जड़ी बूटियों का अचार ले लो, जादुई जड़ी बूटियों का अचार ले लो, इसे खाओ और स्वस्थ हो जाओ। तभी एक स्त्री गुड्डू की ओर देखकर बोली, अरे भैया, क्या तुम्हारा अचार वाकई जड़ी बूटियों से बना है? हाँ दीदी, इसे मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। भैया, अगर ऐसी बात है तो लाओ, मुझे ये अचार चाहिए। गुड्डू ने उस स्त्री को अचार दे दिया और दूसरी जगह जाकर अचार बेचने लगा। शाम को गुड्डू ने कुछ पैसे लाकर अपनी माँ के हाथ पर रखे। माँ, आपने जितना भी अचार बनाया था वो सब बिक गया। ईश्वर की कृपा है बेटा, अभी बहुत सारा अचार रखा हुआ है, कल वो सब भी बेच आना। अगले दिन गुड्डू अचार बेचने चला गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। कुछ दिन बाद वही स्त्री खुश होती हुई गुड्डू की झोपड़ी में आकर विमला और गुड्डू की ओर देखकर बोली, बड़ी मुश्किल से आपका पता करते करते यहाँ तक आई हूँ। भैया, आपने जो मुझे अचार दिया था ना, वो अचार हमारे घर के लिए वरदान साबित हुआ। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा दीदी। मेरे पति को लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा था कुछ ही दिन के मेहमान हैं ये, इन्हें सब कुछ खिलाओ। मैंने आपका ही अचार इन्हें खिला दिया और मेरे पति स्वस्थ हो गए। उनकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर खुद हैरान है। इतना बोलकर उस स्त्री ने बहुत सारे रुपए विमला के हाथ में रख दिए और ढेर सारी दुआएं देकर अपने पति के साथ वहां से चली गई। अरे वाह माँ, आपके हाथों का बनाया हुआ जड़ी बूटियों का अचार तो वाकई जादू ही निकला। उस दिन के बाद रोज हर कोई आकर विमला और गुड्डू को ये बताने लगा कि उनका अचार खाने के बाद वो ठीक हो गया। विमला का अचार देखते ही देखते आसपास के गांव में जादुई अचार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। विमला अपने बेटे गुड्डू से बोली, बेटा गुड्डू, अब हमारे पास इतना धन इकट्ठा हो गया है कि हम अपनी स्वयं की जमीन खरीदकर उस पर अच्छा सा घर बनवा सकें। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली माँ, मैं भी आपसे यही बात कहना चाह रहा था। विमला ने गांव में ही जमीन खरीदकर उस पर एक बहुत आलीशान मकान बनवाया। दोनों माँ बेटे उस मकान में रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक डॉक्टर विमला से मिलने आया। देखिए, मेरी समझ में नहीं आता कि आपके अचार में ऐसा क्या है कि बड़े से बड़े लाइलाज मरीज भी सही हो जा रहे हैं। आप अपने अचार में ऐसी कौन सी दवाई मिलाती हैं? मैं कुछ नहीं मिलाती डॉक्टर साहब, बस मुझे अपने बाप दादाओं से पुरानी जड़ी बूटियों का ज्ञान मिला था। मेरी दादी ने मुझे जड़ी बूटियों का अचार बनाना सिखाया था। बस उन्हीं जड़ी बूटियों का अचार बनाती हूँ और ईश्वर की कृपा से लोग ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हॉस्पिटल में भी मरीजों की देखभाल में योगदान करें। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। मैं और मेरा बेटा कल से आपके अस्पताल में कुछ समय बिताया करेंगे।
डॉक्टर वहां से चला गया। उस दिन के बाद से विमला और गुड्डू दिन का आधा वक्त अस्पताल में मरीजों की देखभाल में बिताते। एक दिन डॉक्टर विमला से बोला, बिमला जी, जब से आप यहाँ पर आई हैं, तब से अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया है। डॉक्टर ने इतना कहा ही था कि तभी एक नर्स दौड़ती हुई डॉक्टर के पास आकर बोली, डॉक्टर जल्दी चलिए, एक पेशेंट आया है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। कौन है पेशेंट? एक लड़की है, सिर्फ 12 साल की। डॉक्टर नर्स के साथ उस बच्ची के पास गया। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि बबलू की बेटी चमकी थी। डॉक्टर साहब देखिए, पता नहीं क्या हो गया इसे। बहुत दिनों से मेरी बेटी ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी। आप घबराइए नहीं, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर चमकी को चेक करने लगा। ओह माय गॉड, इस बच्चे की उम्र केवल 12 साल है, मगर इसकी हालत बता रही है कि जैसे इसे बहुत तगड़ा सदमा लगा हो। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को अपनी दादी और चाचा से बहुत ज्यादा लगाव था, तो फिर इमीडिएटली उन सबको भी यहाँ पर बुलवाओ, वरना बच्ची का बचना बहुत मुश्किल है। पारिवारिक झगड़े की वजह से हमने इसकी दादी और इसके चाचू को घर से बाहर निकाल दिया था। अब किसी भी तरह से मेरी बेटी चमकी को ठीक कर दीजिए। अर्चना के कहने पर डॉक्टर ने चमकी को दोबारा चेक किया। तभी डॉक्टर के चेहरे पर मायूसी छा गई। डॉक्टर बबलू की ओर देखकर बोला, आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। आपकी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर बबलू और अर्चना फूट फूट कर रोने लगे। बबलू और अर्चना रोते हुए अस्पताल के बाहर आ गए। उन दोनों के बाहर आते ही डॉक्टर विमला के पास चला गया। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपके चेहरे पर मायूसी कैसी? अब आपको क्या बताऊं विमला जी, एक 12 साल की बच्ची, उसकी डेथ हो गई। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या नाम था उस बच्ची का? उसके पेरेंट्स चमकी चमकी कहकर रो रहे थे। चमकी का नाम सुनते ही गुड्डू और विमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे जल्दी उसके पास ले चलिए। क्या आप उसे जानती हैं? मुझे डर है कि कहीं वो मेरी पोती तो नहीं। विमला और गुड्डू दौड़ते हुए चमकी के पास गए। गुड्डू चमकी को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। विमला चमकी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तुम ऐसे नहीं जा सकती चमकी, मैं कुछ दिनों बाद तुमसे वैसे ही मिलने आने वाला था। तभी उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो गुड्डू से बोली, जल्दी से जड़ी बूटियों वाला अचार लेकर आ, इसकी नब्ज बहुत धीमी है, ये ठीक हो सकती है। गुड्डू दौड़ता हुआ जड़ी बूटियों का अचार ले आया। विमला ने चम्मच से उस अचार को चमकी को चटाते हुए कहा, चमकी बेटा, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी दादी तुम्हें लेने आई हूँ। विमला की आवाज सुनकर चमकी को अचानक होश आ गया। अपने सामने दादी को देखकर चमकी दादी के गले लग गई। बिमला जी, मैंने अपने करियर में ऐसा पहला केस देखा है। चाचू दादी, आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? अब तो आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं चमकी, मैं तुझे कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। और मैं तुझे हमेशा अपने पास रखूंगी। जा बेटी, बाहर तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, उन्हें जाकर चुप करा। उन्हें बता कि ईश्वर की कृपा से अब तो ठीक हो गई है। अपनी दादी की बात सुनकर चमकी दौड़ती हुई अस्पताल के बाहर आ गई और पीछे से बबलू के गले से लिपट गई। अर्चना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमारी बेटी सही हो गई, बबलू, हमारी बेटी सही हो गई। हाँ अर्चना, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? अभी वहाँ पर डॉक्टर आकर बोला, देखिए, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई की वजह से ही तुम्हारी बेटी आज जिंदा है। अर्चना और बबलू ने पीछे पलट कर देखा तो उनके सामने गुड्डू और विमला खड़े थे। बबलू हाथ जोड़ते हुए बोला, अब मुझे माफ कर दो माँ, शायद मेरे कर्मों की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ी। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर बबलू गुड्डू से बोला, मुझे माफ कर दे भाई, आज मुझे समझ आ गया, इंसान का सच्चा दोस्त उसका परिवार होता है, कागज के टुकड़े नहीं। मुझे माफ कर दो माँ। बिमला और गुड्डू ने उन दोनों को माफ कर दिया। उस दिन के बाद वो सब फिर से एक साथ रहने लगे।